Good morning, everyone. We are about to start our weekly research conference. Hello, everyone. Thank you to first of all, thank you to for joining of this conference call. And objective of this conference is to discuss a review of previous week, review of March month and previous quarter, as well as we'll discuss market outlook for April 2023. बिकॉज अभी मार्केट है काफी मार्केट अनसर्टेन है मार्केट में वोलेटिलिटी है डिस्पाइट ऑफ काफी हेडविंड्स एंड नेगेटिव न्यूज हमने काफी अच्छा रिलीफ अभी आते हुए दिखा एंड लास्ट वीक में मार्केट्स में काफी अच्छा उछाल था पर्टिकुलर रिस्क एसेट क्लास में अच्छा उछाल था क्या रीजंस थे उसके और आगे इसका क्या इम्प्लीकेशंस फाइनेंशियल मार्केट कमोडिटीज एज वेल एज फॉरेक्स मार्केट में होगा विल डिस्कस एंड अप्रैल मंथ का आउटलुक डिस्कशन करेंगे ये काफी क्रूशियल एंड ट्रेंड डिसिसिव मंथ होगा पर्टिकुलर काफी बदलाव हुए हैं मार्च मंथ की शुरुआत से लेके अप्रैल मंथ के शुरुआत तक तो देखेंगे क्या हाइलाइट्स रहेंगे क्या हमें फैक्टर ध्यान में रखने एज वेल एज क्या ऐसे फैक्टर्स है जो आगे मार्केट को अप या डाउन कर सकते हैं तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द प्रीव्यू मींस लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी थी तो पर्टिकुलर उसमें पॉजिटिविटी थी क्या पॉजिटिविटी थी और क्या न्यूज थे उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था जो हम एवरी टाइम डिस्कस करते हैं एंड मींस के नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव न्यूज नहीं आए फाइनेंशियल सिस्टम को लेके जो चिंताएं थी बैंकिंग सेक्टर को लेके जो चिंताएं थी वो चिंताएं हटती हुई दिखी एंड पर्टिकुलर यूएस में काफी जो हमारे यहाँ पे जो छोटी पीएसयू बैंक को बड़ी पीएसयू बैंक में जो मर्ज करने की प्रोसेस हमने काफी साल पहले बैंक बड़ौदा से की थी वही प्रोसेस यूएस में रही जो भी सेट में नेगेटिव बैंक थी उसमें उसका टेक ओवर किया बड़े बैंक्स ने और इस हिसाब से वहां पे जो नेगेटिविटी आई थी वो दूर होती हुई दिखी और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया थोड़े सेंटिमेंट एंड थोड़े एक्सपेक्टेशंस ने सेंटिमेंट क्यों इम्प्रूव है सेंटिमेंट इस हिसाब से इम्प्रूव हुए क्योंकि मैं काफी टाइम बोलता हूँ कि जो नॉन फैक्ट होते हैं जिसको सिस्टम को जिसका पता होता है वो फैक्ट का इतना ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता अननोन फैक्ट का ज्यादा इम्पैक्ट आता और इस हिसाब से जब पहले बार न्यूज आए और दो बैंक ने उसमें ज्वाइन किया नेगेटिविटी में तब इम्पैक्ट आई बट जैसे ही यूएस में काफी अच्छे एक्शंस ली काफी क्विक एक्शंस थी और इस हिसाब से ये संकट है थोड़ा डिले हुआ थोड़ा पोस्टपोन हुआ एंड ये मर्जर के बाद थोड़ा संकट है वो अभी मार्केट में नहीं रहा और इससे हुआ बॉन्ड यील्ड का गिरावट ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिस हिसाब से हमने लास्ट वीक में भी तेजी देखी एंड पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में जो तेजी देखने को मिली इसका एक बेसिक रीजन है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में अभी स्टेबिलिटी है डॉलर इंडेक्स भी 102 के करीब चल रहा है तो आई थिंक वहां पे एक सपोर्टिव फैक्टर के दौर पे वो वर्क कर रहा है साथ में इक्विटीज लास्ट वीक में काफी अच्छा परफॉर्म किया 3 to 4% वो यूरो हो वो यूएस हो या एशियन पीयर्स हो सब में अच्छा रिकवरी देखने को मिला रिस्क परसेप्शन मैंने काफी टाइम के बाद हमारे जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहे अभी तक मैंने रिस्क मीटर वो नेगेटिव रखा था मींस का हाई रिस्क का परसेप्शन हमने इंडिकेट किया था लास्ट वीक में मैंने रिस्क परसेप्शन मीडियम किया था और कम रिस्क के हमने बात की थी और अब अगर देखें तो ये वीक में काफी अच्छी रैली पर्टिकुलर मार्केट में देखने को मिली तो इसमें देखें तो पीसी का भी काफी इम्पैक्ट रहा कल की जो रिकवरी यूएस मार्केट में थी इसमें कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मींस कि ये एक इन्फ्लेशन का डेटा है जिसमें फूड एंड एनर्जी आइटम्स नहीं है तो ये क्या मैप करता है ये मैप करता है कि एक्चुअल रिटेल के पॉकेट में क्या इन्फ्लेशन का सिनेरियो है अदर देन मींस की दो सेगमेंट क्योंकि फूड एंड क्रूड ये किसी के कंट्रोल में नहीं है तो इस हिसाब से वहां पे देखें तो ये प्राइसेस के जब बढ़ते हैं या गिरते हैं उसका इतना ज्यादा ये इंडेक्स है वो कंसिडर नहीं करता और इसी हिसाब से कई मीटिंग से फेड है वो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का उल्लेख करता है अपनी मीटिंग में और ये डेटा का भी रेफरेंस उन्होंने लेना चालू किया है तो इस हिसाब से कल से ही ये इंडेक्स नीचे आया मंथ ऑन मंथ 0.6% से गिर के 0.3% हुआ तो आई थिंक इसका एक बेसिक है मींस के ये ट्रेंड सपोर्ट हो रहा है साथ में यूएस के जो मैक्रोस है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर था और साथ में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स अप था मींस की जो प्राइस बढ़ रहे हैं जो इकोनॉमी के रिलेटेड अनसर्टनिटीज है इसका कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस पे अभी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक ये सारे सिनेरियो जिसमें आपको फोकस करना है
लास्ट वीक में थोड़ा एनएवी सेटलमेंट भी हुआ था, पर्टिकुलर डीआईएस एज वेल एज एफआईएस दोनों की ओर से अच्छा एक बाइंग फिगर हमने आता हुआ दिखा था। मोर देन 5,000 करोड़ का फिगर डीआईएस के बाइंग का था। एफआईएस ने भी 2,200 करोड़ से ज्यादा इक्विटीज इंडियन इक्विटीज में बाइंग किया। हालांकि एवरी क्वार्टर एंड होता है, एफआईएस का एक टेक्निकल बाइंग होता है, तो आई थिंक ये इसको ऐसे ही रखे। एंड पर्टिकुलर एनएवी गेम के हिसाब से का एक अच्छा बाइंग है, हमने आता हुआ दिखा था। अभी बात करते हैं मीन्स के कितना चला कितना गिरा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में 2.5 से 3% के बढ़त के साथ क्लोजिंग हुआ। रुपी स्टेबल था, साथ में गोल्ड भी स्टेबल था, क्योंकि इक्विटीज काफी अच्छे चले थे। इस हिसाब से एज ए सेफ हेवन जो अपील गोल्ड के प्राइसेस में थी, वो अपील शायद आपको लास्ट वीक में नहीं दिखी, क्योंकि ये सेंटिमेंट इक्विटी और रिस्क ऑन सेंटिमेंट है। इस हिसाब से कमोडिटीज में क्रूड हो, मेटल्स हो, साथ में मीन्स डाउ, हैंगसेंग, डेक्स सब में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि कोई भी सेक्टर नेगेटिव टेरिटरी में नहीं था। सारे सेक्टर जो इंडिया में जिसके भी सेक्टोरल इंडाइसिस है, वो सारे सेक्टर पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। पर्टिकुलर रिकवरी सबसे ज्यादा कहाँ दिखी, वो था बैंक, आईटी एंड मेटल। ये तीनों हाई सेंसिटिव, इंटरेस्ट सेंसिटिव एंड करेंसी सेंसिटिव सेक्टर्स है। नास्टेक में जो रिकवरी थी, इसका एक सेंटिमेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आईटी में देखने को मिला। अंडरपिन का नेचर भी था। साथ में बैंकिंग, जिसमें ये जो बैंकिंग सिस्टम को लेकर अनसर्टनिटीज जो ग्लोबली प्रिवेल हुई थी, इंडिया में ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी हमने पहले आता हुआ दिखा था। तो हमने जो एडवांस स्टेप ले, इसका एक बेसिक वेट है, बेसिक जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे मार्केट में मिल रहा है। साथ में मेटल्स में रिकवरी, बेस मेटल प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस में जो रिकवरी थी, तो इसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट वहां पे आता हुआ दिखा। लास्ट स्प्रिंग सेशन में रिलायंस में अच्छी रिकवरी थी। रिलायंस में रिकवरी की सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने जो अपना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया। हालांकि ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी 2 क्वार्टर के पहले आ चुके थे, बट इसको एनसीएलटी ने अप्रूव किया और मई 2 को फिर से वहां पे शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स की मीट है। ये मीट क्यों रखी गई, इसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने 3 से 4 अदर जो वर्टिकल्स है फ्रॉम रिटेल डिवीजन, उन्होंने इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में मर्ज करने के बाद की। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि 700-800 करोड़ की कुछ एंटिटी बनेगी, उससे काफी बियॉन्ड एंटिटी होगी ये, क्योंकि उसमें रिटेल पेट्रोलियम ऐड किया गया, रिटेल से इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस भी इसमें ऐड होगा। तो आई थिंक इस हिसाब से मार्केट में एंथू बढ़ा। और रिलायंस में वैसे भी शॉर्ट कवरिंग ड्यू था, 3 साल का अंडर परफॉर्मर है टेक, तो इससे भी इसका एक एडवांटेज मिला। इंडोसिंड बैंक ये भी एक अंडर परफॉर्मर टेक था बैंकिंग सेक्टर में। तो वहां भी देखे तो काफी टाइम से जो हैंगओवर था, काफी टाइम से उसके केसेस में सॉल्यूशंस जी के रिगार्डिंग नहीं आ रहा था, पर जी ने लास्ट वीक अनाउंस किया, और इस हिसाब से मीन्स उसकी जो रिपेमेंट है, उसके होप से स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी थी। मेटल में पर्टिकुलर जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील में अपने जो 2 माइनिंग उन्होंने सिक्योर किए, एंड मेटल प्राइसेस का जो उछाल था, वो वहां पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था। हार क्रूड की वजह से एशियन पेंट में गिरावट थी। भारतीय एयरटेल जो रिलायंस ने अभी अपने जियो के सस्ते प्लान लॉन्च किए, तो कम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ने की उम्मीद से वहां पे थोड़ा अंडरपिन था। एंड एसबीआई लाइफ वहां पे थोड़ा नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुआ था। तो ये लास्ट वीक का मीन्स के रिव्यू था। नेक्स्ट वीक में इकोनॉमिक डेटा की बात कर ले। इकोनॉमिक डेटा में मंडे को सारे कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है। साथ में वेंसडे इंपॉर्टेंट रहेगा, जब एडीपी नॉन फार्म पेरोल के नंबर आएंगे। इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा थर्सडे। थर्सडे निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी भी होगी, और उसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट के लेके एक डिसीजन भी होगा। और फ्राइडे मार्केट क्लोज है, इस हिसाब से जो भी वोल्टालिटी वाला दिन, सबसे हाईएस्ट वोल्टालिटी रह सकते हो थर्सडे को रह सकते, ध्यान रखें इसमें स्विंग्स बढ़ेगी। तो क्योंकि ट्यूसडे भी इंडियन मार्केट क्लोज है, तो मंडे भी इसका एक वोल्टालिटी वाला सेशन रहेगा। बिफोर दैट मंथ की पॉलिसी जो 6 को अनाउंस होगी, तो 5 को वेंसडे को भी हमें एक दिन का इम्पैक्ट भी लेना होगा ग्लोबल वोल्टालिटी का। और उसके साथ साथ हमें 5 को वैसे मंथ इंडियन मार्केट में ये जो नॉन फार्म पेरोल एज वेल एज डिसीजन आरबीआई का है, इसके पहले थोड़ा सबड्यूट मोमेंटम होगा। ग्लोबली भी काफी हॉलीडेज है। 3 तारीख मंडे को ताइवान के मार्केट क्लोज है, 4 को इंडिया ताइवान मार्केट क्लोज है, 5 को चाइना, ताइवान एंड हांगकांग के मार्केट क्लोज रहेंगे।
फ्राइडे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट जापान को छोड़ के सारे बड़े मार्केट है, लाइक जर्मनी, इटली, हांगकांग, यूके, यूएस, इंडिया, ये सारे मार्केट फ्राइडे क्लोज है। एंड मंडे मीन्स के 10th को यूके, हांगकांग, फ्रांस, जर्मनी के मार्केट क्लोज रहेंगे, वहां तब यूएस इंडिया मार्केट चालू रहेंगे। तो आई थिंक काफी हॉलीडेज होने की वजह से मार्केट अनसर्टेन रहेगा, अनसर्टेनिटी प्रिवेल रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी। बट पर्टिकुलर ध्यान रखना आपको 6 अप्रैल जो थर्सडे का दिन है, उस दिन हायर वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी। साथ में जो फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल है यूएस के, ये ध्यान में रखने हैं। बट ये डेटा के बाद ये डेटा का कम इम्पैक्ट होगा। क्यों कम इम्पैक्ट होगा? क्योंकि इसके बाद अभी और एक डेटा है जो फेडरल रिजर्व की जो नेक्स्ट मीट है उसके पहले आएंगे। तो जब भी यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग के नजदीक वाले जो डेटा है उसका कंपेरेटिव इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो आई थिंक नॉन फार्म का पेरोल का इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जो एवरी टाइम हम फेस करते हैं। अब आज के जो मेजर हमने टॉपिक का डिस्कशन जिस टॉपिक पे रखा है वीकली के अलावा, वो था मार्च के महीने का हम रिव्यू करें एज वेल एज अप्रैल का रिव्यू करें। तो आई थिंक रिव्यू में बात कर लेते हैं। सेंटिमेंट काफी इंप्रूव हुए मार्च एंड में, जब निफ्टी 23 वीक के सबसे हाईएस्ट उन्होंने क्लोजिंग दिया, हाईएस्ट गेन के साथ क्लोजिंग प्रीवियस वीक का दिया। जो मार्च जो हमने ये वीक क्लोज किया फ्राइडे कल, अब वो वीक 23 वीक में सबसे बड़ा गेन देके निफ्टी ने क्लोज दिया। तो इतने सारे टाइम से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो रिवर्स हुआ था। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर का जो एंडिंग है वो बाय फॉर्चुनेट पॉजिटिव हुआ। नास्टेक का जो बेस्ट ये क्वार्टर है वो 2020 के बाद जो जून में रिकवरी देखने को मिली थी उसके बाद वाला सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा। तो आई थिंक इसका भी एक रीजन, इसका भी एक इम्पैक्ट है, वो शायद आपको मींस नेक्स्ट वीक में इसका इम्पैक्ट आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे क्या इम्पैक्ट इसका आ सकता है ये इतनी बड़ी रैली का। साथ में डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड जिसमें दोनों साइड की वोलेटिलिटी रही पूरे जो महीने 101 से लेके 103 डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड में पहले बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। जैसे बैंकिंग क्राइसिस का आया तो उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ। तो आई थिंक दोनों साइड की वोलेटिलिटी रही। बट यस, मेजर फोकल पॉइंट था वो बैंकिंग सिस्टम था। यूएस एंड यूरोपियन में फाइनेंशियल सेक्टर को लेके काफी अनिश्चितता रही। मार्च मंथ हिस्टोरिकल मंथ था। ये मंथ हिस्टोरिकल हो सकता था नेगेटिव वाइज, बट ये मंथ हिस्टोरिकल रहा पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि जल्दी जो भी क्राइसिस हुए विद इन 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन ये क्राइसिस को यूएस गवर्नमेंट ने या यूरोपियन गवर्नमेंट ने इसको मींस की वहां पे बचा लिया। एंड पर्टिकुलर जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके टेक ओवर के बाद थोड़ा मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन था। अदरवाइज ये जो मार्च मंथ है इसमें गिरावट काफी बढ़ती, बट ये प्रोटेक्टिव मूव हुआ। एंड लास्ट 2 वीक में यूएस के मार्केट की जो रिकवरी थी वो स्टीप रिकवरी थी, डिस्पाइट की नास्टेक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और यही पहली तारीख को हमने कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी में, तभी मैंने बोला था कि डिस्पाइट ऑफ दिस हेडविंड्स नास्टेक वो थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। ये रीजन यही था क्योंकि लास्ट ईयर का जो बेस इंपैक्ट है वो उसको काफी अच्छी तरह सपोर्ट नास्टेक को कर रहा है। साथ में अब नेक्स्ट महीने में क्या होगा, क्योंकि हिस्ट्री डिस्कस करने से हमें नेक्स्ट मंथ का भी एक आउटलुक मिलता है, क्यूज मिलता है। तो आई थिंक इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो नेक्स्ट जो अप्रैल मंथ है इसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें रिजर्व बैंक के डेटा एंड नॉन फार्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। 12 तारीख को इंडिया एंड यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन हो गए। ये काफी बड़ा दिन होगा, मीन्स के मंथ का सबसे बड़ा दिन इन टर्म्स ऑफ डेटा होगा। तो 12 अप्रैल को ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, ये ध्यान रखें। 13 तारीख एंड 14 तारीख को यूएस के पीपीआई रिटेल सेल्स है। 14th को चाइना के मैक्रो डेटा इंक्लूडिंग जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे डेटा आने हैं। मंथ एंड में 27 को यूएस के जीडीपी ग्रोथ है। साथ में 28 को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बैंक ऑफ जापान में गवर्नर चेंज हुए तो नए गवर्नर की शायद ये पहली पॉलिसी हो सकती है, तो इसके ऊपर फोकस रहेगा। और जो कल था डेटा वो 28 को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। साथ में हमारे यहाँ अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्रो अभी अर्निंग की वोलेटिलिटी जुड़ेगी। 12 तारीख से एक शुरुआत होगी एज यूजुअल, जो हम देखते हैं टीसीएस से ऑलवेज, जो बड़ी कंपनियों में टीसीएस से छोटी कंपनियों में जीएम बेवरेजेस, इससे अर्निंग सीजन की शुरुआत होती है।
ये जो अर्निंग 3 आने वाली है 12 को, 13 को, 15 को, वो इंडियन इक्विटीज के लिए ट्रेंड डिसाइसिव रहेगी, क्योंकि टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों की मैनेजमेंट के कमेंट्री मार्केट सुनना चाहेगा। लास्ट जब मैनेजमेंट के कमेंट्री में टीसीएस की जो मैनेजमेंट की कमेंट थी उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा था, तो मार्केट में गिरावट थी। इन्फोसिस में भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, तो आई थिंक ये दोनों की जो बीएफएसआई सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर के आउटलुक को लेके टीसीएस एज वेल एज इन्फोसिस क्या कमेंट देता है, इसके ऊपर पूरा आईटी सेक्टर का क्वार्टर का मोमेंटम उससे ही इम्पेक्टेड होगा। तो आई थिंक ये दोनों दिन काफी इंपॉर्टेंट हो गए। वैसे 12 कॉमन आता है, 12 तारीख को टीसीएस, यूएस इन्फ्लेशन, इंडिया इन्फ्लेशन, तो 12 तारीख सबसे बड़ा इवेंटफुल डे रह सकता है। साथ में एचडीएफसी बैंक, अभी जो चिंता है ग्लोबली चल रही है, पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक में की आपको फिगर देखना है, वो फिगर होगा एनपीएस। जो अगर एनपीएस बढ़े नहीं तो मेरे हिसाब से वैसे लोन डिमांड में, लोन ग्रोथ में इसके कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। साथ में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सारी बैंक्स है, छोटी बड़ी बैंक्स, वो अपने प्री क्वार्टर्स नंबर देना चालू कर देंगी, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर लेगा। तो मेरे हिसाब से एनपीए नंबर वुड बी अ मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर फॉर बैंकिंग सेक्टर, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक 22 तारीख को अपने तिमाही नतीजे देगा और एचडीएफसी 15 तारीख को अपने तिमाही नतीजे देगा। साथ में एचसीएल टेक, ये कंपनी इंपॉर्टेंट इस हिसाब से क्योंकि ये ट्रेंड डिसाइजर कंपनी है, इसके गाइडेंस के ऊपर पूरा आईटी सेक्टर निर्भर होता है, और ये कंपनी सबसे पहले लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपना गाइडेंस कट किया था, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका आउटलुक है। साथ में बजाज ऑटो के नंबर, जो ऑटो कंपनी के पहले नंबर है, इंक्लूडिंग मीन्स अभी रिलायंस का शेड्यूल आया नहीं, बट रिलायंस के भी नंबर इसी टाइम के दौरान हो गए। शायद लग रहा है कि मीन्स के थर्ड वीक के एंड में, मीन्स के फ्राइडे ही वो अपने ज्यादातर तिमाही नतीजे अनाउंस करता है, तो थर्ड वीक फ्राइडे वो शायद अपने तिमाही नतीजे अनाउंस करेंगे। उसके बाद ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके जो उसका डीमर्जर होना है, तो आई थिंक इसके ऊपर क्या मैनेजमेंट का आउटलुक है, क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या उसका आगे जाके उसका प्रोसेस है, इसके ऊपर पूरा मार्केट का फोकस रहेगा। साथ में इवेंट के अलावा आपको सबसे ज्यादा ध्यान अप्रैल मंथ में रखना है, वो है डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, जो भी सेंट्रल बैंकर्स जो इसके कमेंट हो गए, मीन्स बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साथ में ईसीबी, इसके जो कमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए और इसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा कोई सेंट्रल बैंक का पॉलिसी 28 के पहले नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसके कमेंट पे मार्केट फोकस करना चाहेगा। बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर, जिसमें थोड़ा मुझे रिस्क लग रहा है, ये दोनों असेट क्लासेस ने अपना रिवर्सल चालू कर दिया, मीन्स के रिस्क थोड़ा कम हुआ मार्केट में, इस हिसाब से डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड ने बढ़ना चालू किया। तो ऑलवेज जब डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इमर्जिंग बास्केट के लिए एक नेगेटिव माना जाता है। साथ में क्रूड में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, एज वेल एज मेटल सभी स्टेबल है, गोल्ड सिल्वर हिस्टोरिक हाई पे है। तो आई थिंक हमारे लिए जो हम आज ये सारे कमोडिटीज को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए एक थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा कि अगर ये प्राइसेस बढ़ने चालू रहे, तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा कमोडिटी इनपुट प्राइसेस, क्योंकि हम इंपोर्टर है, हम डिपेंडेंट है, तो हमें फोकस वो रखना है कि इसका क्या इम्पेक्ट है वो आता है। तो आई थिंक ये एक बड़ा सिनारियो है जिसके ऊपर हम फोकस रखेंगे। एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ध्यान रखें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का सबसे बड़ा दिन उसमें भी 11 से 12 ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि आईएमडी एंड स्काईमेट यही टाइम दौरान अपना मॉनसून एज वेल एज जो वेदर फोरकास्ट है वो रिलीज करेगी, उसके ऊपर सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस निर्भर हो गए, तो इन्फ्लेशन पे कितना इम्पेक्ट होगा वो मैप होगा, क्योंकि लास्ट ये फोर्टनाइट में 15 दिन में जो मौसम खराब हुआ, इस हिसाब से इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस है उसमें इंक्लूडिंग शुगर, व्हीट जैसे एसेंशियल कमोडिटीज है, जिसके प्राइसेस में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। तो अगर ऐसे ही प्राइसेस बढ़ते रहे तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्टली फूड इन्फ्लेशन को इम्पेक्ट करेगा। एनर्जी प्राइसेस में पर्टिकुलर ऑयल प्राइसेस ऊपर है, तो मेरे हिसाब से आपको ये असेट क्लासेस का परफॉर्मेंस ध्यान रखना है। एक लास्ट ये स्लाइड है जिसमें हम मींस इंडिकेट करेंगे कि क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इक्विटी है थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, पर्टिकुलर 11-12 तक कोई रिस्क नहीं है, बट उसके बाद में जो डेटा एंड रिजल्ट फ्लो चालू होगा, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू डेटा, मेरे हिसाब से सेकंड फोर्टनाइट वुड बी अ रेस्टिव, इसमें हाई लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेंड
इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि यूएस के भी अर्निंग की शुरुआत 7-8 से मेजर कंपनीज अपनी तिमाही नतीजे अनाउंसमेंट करना चालू करेंगे। तो ये जो मींस के काफी अच्छा रन अप आ चुका है, जो मैंने नास्टेक के टाइम बोला था कि नास्टेक एक क्वार्टर में अच्छा बढ़ा है, तो आई थिंक इसके ऊपर भी मार्केट का पूरा फोकस रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड की स्विंग्स होगी। फर्स्ट फोर्टनाइट वुड बी अ स्टेबल, वुड बी इन ग्रीन, बट सेकंड फोर्टनाइट में आप थोड़ा मुनाफा वसूली एक्सपेक्ट अप्रैल में कर सकते हैं, तो हायर लेवल से रेजिस्टेंस रहेगा। और इतनी बड़ी रिकवरी ग्लोबली मार्केट में आ चुकी है। एंड दूसरा जो ये रिकवरी में अगर ये रिकवरी जारी भी रहती है, थोड़े दिन 4-5 ट्रेडिंग सेशन और रहती है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े रेजिस्टेंस बनेंगे डॉलर एंड बॉन्ड। क्योंकि अगर ये रिकवरी चालू रही तो बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ना चालू होगा, जो इमर्जिंग एसेट क्लासेस के लिए थोड़ा रेस्टिव होता है। जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो जो रिस्कियर एसेट क्लास है इंक्लूडिंग इक्विटीज, उसमें थोड़ा मुनाफा वसूली होता है, कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर होता है। तो मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा सिनारियो होगा जिसमें आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मेरे हिसाब से प्राइसेस फर्म रहने चाहिए। जो वेदर की एक्सपेक्टेशंस एंड अल नीनो की एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये सही होता है एमडीएन स्काईमेट के रिपोर्ट में, मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जो जंप देखने को मिला ये कंटिन्यू हो सकता है। वेदर चेंज के हिसाब से भी काफी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जो सप्लाई की एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी शायद सप्लाई ना हो। एंड अभी जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब शायद फार्मर्स पे अपना जब स्टॉक से वो लेके नहीं आते, तो थोड़ा सप्लाई गैप होगा। इसमें एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस मेरे हिसाब से फर्म रहने चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में दोनों साइड मोमेंटम होगा, क्योंकि क्रूड, गोल्ड, सिल्वर ये तीनों कमोडिटीज अपने रिकॉर्ड हाई पे, तो हायर लेवल से डॉलर इंडेक्स उसको रेजिस्ट कर सकता है। एंड मेटल प्राइसेस में शायद लग रहा है कि कॉपर के अलावा जिंक, लेड एज वेल एज एल्यूमिनियम में रेजिस्टिव मूव रहेगा। कॉपर में क्योंकि सप्लाई की चिंता काफी है, तो मेरे हिसाब से ये पूरा असेट क्लास का हमने डिस्कस किया। डॉलर स्ट्रॉन्ग मींस के रुपए उसके सामने थोड़ा कमजोर होगा, वो होगा करेंसी। इक्विटीज मार्केट फर्स्ट फोर्टनाइट वुड बी हैप्पी, बट सेकंड फोर्टनाइट में थोड़ा रेजिस्टेंस, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना है। एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिख रहे। लोअर लेवल वुड बी अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काम करते हैं, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शायद इंडियन इन्फ्लेशन पे आ सकता है। एंड जो कमोडिटी बास्केट है नॉन एग्रीकल्चर, जिसमें क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर में हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस बना रहेगा। कॉपर के अलावा दूसरी जो मेटल्स है इसमें भी थोड़ा रेजिस्टिव मूव की एक्सपेक्टेशंस आपको करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ अप्रैल मंथ की जो हमने बात की। अब इंडाइसिस का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। इंडाइसिस में नेक्स्ट वीक के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 17,560 के करीब निफ्टी का है। एंड बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 41,240 के करीब निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। करीबन रेजिस्टेंस आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। साथ में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पुट कॉल रेशियो है, दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरबॉट जोन में चले गए। पर्टिकुलर अभी जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की डेफिनेशंस चेंज हो गई है, क्योंकि इसमें ज्यादातर देखे तो काफी वोलेटिलिटी रेशियो में ही इतनी वोलेटिलिटी है कि इसके ऊपर डिसाइड करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट यस, अभी तक का हिस्ट्री ऐसा बताता है कि जब निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का पीसीआर कंपैरेटिव निफ्टी का 1.4 से 1.5 एंड निफ्टी बैंक का 1.5 से लेकर 1.6 के करीब आता है, वो एक सिग्निफिकेंट ओवरबॉट का इंडिकेशन है। एंड 0.50 से 0.60 एक ओवरसोल्ड का इंडिकेशन है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत अगर पीसीआर बढ़ा तो मेरे हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस आपको नेक्स्ट वीक में आता हुआ दिखेगा। आप एंड देखें तो लास्ट वीक में जो पुट राइटिंग हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसमें 17,300, 17,200, 17,250 में हैवी पुट राइटिंग है। उसमें निफ्टी बैंक में भी देखे तो 39,500 की पुट राइटिंग अच्छा था। बट यस, उसमें दो वुमेन्स के कॉल भी राइट हुए थे, बट यस पुट राइटिंग डोमिनेंस अभी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वहां पे क्या करें, निफ्टी में पर्टिकुलर ध्यान रखें। निफ्टी में अगर 17,300 के नीचे स्टेबल होता है मार्केट, तो ही आपको वहां पे थोड़ा डिसीजन प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अभी जो रेंज एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट वीक 17,300 से लेकर 17,550 या 17,560, ये रेंज में शायद निफ्टी है वो पॉलिसी के पहले रह सकता है। एंड निफ्टी बैंक है वो
640 से लेके ऊपर 41,300 ये रेंज में निफ्टी बैंक रह सकता है। एक उछाल अभी भी ड्यू है, बट ये उछाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना भी एडवाइजेबल है। शायद मंडे ट्यूसडे मंडे या वेंसडे आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिखे, उसमें बिफोर पॉलिसी आपको मुनाफा वसूली कर लेने हैं। पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है। ये रेट हाइक कुछ ज्यादा चेंज होने की उम्मीद नहीं है, बट उसके बाद अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की जो स्पीच होगी उसमें दो स्पीच है, एक 10 बजे तुरंत पॉलिसी के बाद एंड 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर ये पॉलिसी कमेंट में कुछ बदलाव नहीं आया, मींस के डविश साइड बदलाव नहीं आया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस आप पोस्ट पॉलिसी कर सकते हैं। बट यस, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाता है तो आपको थोड़ा पॉलिसी को अवॉइड करना है, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट क्लोज है, तो इतना ज्यादा रिस्क लेके आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। पर्टिकुलर ऑप्शन सेलर से इसके लिए बेस्ट पिक हो सकता है, उसमें एक रेजिस्टेंस के करीब है, तो हायर लेवल से कॉल राइटिंग भी एडवाइजेबल रहेगी। बट यस, विल रिकमेंड, मन डे टू डे स्ट्रेटेजी हम मॉर्निंग में डिस्कस भी करते हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द next week outlook as well as April outlook. For any query, please reach us through mobile, through email. Our email ID is the research@kuvarji.com and our mobile number is the 9913287882। एंड एक डिस्क्लेमर भी देख लीजिएगा, जो भी हमने इक्विटी कमोडिटी या करेंसी में बात की है, इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट आई थिंक कंपनी के फंड एंड कंपनी के क्लाइंट्स में ये सारी पोजीशन हो सकती है, जिसका ध्यान रखें। और अगर आप कुवर्जी के क्लाइंट नहीं है तो भी आपको ये डिस्क्लेमर लागू होगा, एंड आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसकी सलाह आप जरूर से लें। थैंक यू टू।